गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं भी आप सभी? आई होप ऑल वेल। सो हमारी करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो भाई। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मिल जाएगी आपको पीडीएफ जैसे हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, और जो भी मेरे 10 मिनट सीरीज के नोट्स है ना, वो मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। सबसे पहला टॉपिक हमारा एमपीसी न्यूज़ में था भाई। देखते हैं क्या भाई हमारा एमपीसी क्या है। एमपीसी न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने जो रेपो रेट है ना, उसको सेम रखा भाई। जो पहले रेपो रेट चल रहा था, तो एमपीसी क्या है भाई? एमपीसी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो हमारा इन्फ्लेशन होता है ना कंट्री में, उसको टारगेट करती है हमारी एमपीसी। किसको टारगेट करती है? हमारी जो इन्फ्लेशन कंट्री में चल रहा होता है ना, उसको टारगेट करती है भाई। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे जो हमारा 4% आइडल 4% होता है ना आइडल, उसमें +-2। अगर हमारा इन्फ्लेशन 6% हो जाए तो भी एमपीसी को आना पड़ेगा, और अगर 2% से नीचे हो जाए तो भी एमपीसी को आना पड़ेगा। तो कैसे कवर करती है भाई एमपीसी, कैसे कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, देखते हैं भाई। जो हमारी एमपीसी होती है ना, कैसे कंट्रोल करती है, जैसे हमारे आरबीआई हो गया और ये हमारा एसबीआई हो गया, और यहाँ पे चल रहा है भाई जो हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है भाई। इन्फ्लेशन आई है इकोनॉमी में। जैसे पहले तो आपको बताता हूँ रेपो रेट क्या होता है। जैसे हमारा एसबीआई है, अगर एसबीआई को पैसे की नीड है ना, तो एसबीआई लेगा भाई आरबीआई से। तो आरबीआई जिस रेट पर एसबीआई को पैसा देगा ना, जिस रेट पर एसबीआई को पैसा देगा, उस रेट को कहते हैं हम रेपो रेट। क्या कहते हैं भाई उस रेट को? हम कहते हैं रेपो रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा के दे देगा ना आरबीआई, अगर रेपो रेट को हाई करेगा, तो जो एसबीआई हमें जो लोन देगा वो भी हाई रेट्स में बढ़ा के देगा। और अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा ना, तो उस लोन को कोई नहीं लेगा भाई। इसी के रिगार्डिंग जो हमारी मनी सप्लाई है ना, वो क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। तो ऐसे हमारा इन्फ्लेशन जो होगा हो जाएगा, वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसे हमारा जो एमपीसी है ना, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो इसको जो इन्फ्लेशन हो गया ना, इसको कंट्रोल करती है भाई। अब बताता हूँ आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर एंड एसएलआर। इंपॉर्टेंट है भाई जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर यहाँ से प्री में क्वेश्चन आता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, रेपो रेट आपने देख लिया। रेपो रेट क्या होता है भाई? जिस रेट पे आरबीआई एसबीआई को पैसा दे, वो होता है हमारा रेपो रेट। अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जैसे ये हो गया आरबीआई, ये हो गया एसबीआई। अगर मान लो एसबीआई के पास भाई पैसे ज़्यादा हैं, अगर एसबीआई के पास फंड जाता है, तो इसको कहाँ पे जमा करवाएगा? एक तो हमारे फार्मर हो गए, एक हो गया हमारा आरबीआई। तो आपको क्या लगता है एसबीआई कहाँ पे पैसे जमा करवाएगा? एसबीआई कहाँ पे सिक्योर फील करेगा भाई? एसबीआई सिक्योर फील करेगा आरबीआई के पास। जिस रेट पे आरबीआई के पास पैसा जाता है ना, उस रेट को कहते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या है भाई? जो आरबीआई एसबीआई को पैसा देता है जिस रेट पर, उसको कहते हैं रेपो रेट। और एसबीआई जिस रेट पर आरबीआई को पैसा देता है ना, उसको क्या कहते हैं हम? रिवर्स रेपो रेट। फिर आ गया हमारा सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर क्या है एंड एसएलआर? एसएलआर क्या है? हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये एक ऐसा फंड होता है जो बैंक को है ना, जो हमारा बैंक हो गया, उसको खुद के पास सेव करके रखना होता है भाई। उसको ना जो खुद के पास सेव करके रखना होता है, और इसको ना ये लोन की तरह प्रोवाइड नहीं करवा सकता। ये का ना इमरजेंसी फंड होता है भाई। जो बैंक है ना, जैसे एसबीआई हो गया, उसको ना कुछ परसेंट उसका फंड का खुद के पास स्टोर करके रखना पड़ता है भाई। उसको कहते हैं हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। एक हमारा कैश रिजर्व रेशो हो गया, कुछ फंड उसको आरबीआई के पास जमा करवाना होता है भाई। ये होगा हमारा कैश रिजर्व रेशो। सो चलिए देखते हैं हमारा एमपीसी क्या है। ये एक सेक्शन 45Z भी है हमारा आरबीआई एक्ट 1934 का। तो उसके रिगार्डिंग ये बनी है भाई। 6 मेंबर कमेटी है, और क्या काम है इसका? मेन काम है इसका इन्फ्लेशन टारगेटिंग का काम भाई। इसकी जो डिसीजन होते हैं ना, ये बाइंडिंग होते हैं सभी बैंक पर। 6 मेंबर है, जिसमें 3 हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, 3 हमारे आरबीआई से आते हैं, और आरबीआई गवर्नर इसके चेयरपर्सन होते हैं भाई। यूपीएससी ने पहले भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी ने पहले यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो उसने 3 स्टेटमेंट दी थी, और उनमें ना एक स्टेटमेंट ये थी, जो आरबीआई के जो चेयरपर्सन होते हैं ना, वो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और वहाँ से ना ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकता था, अगर किसी को ये पता था तो ये हमारा। और अब इन्होंने न्यूट्रल पॉलिसी फॉलो की है भाई। न्यूट्रल पॉलिसी क्या होती है भाई? जिसमें कि हम कभी भी जो हमारे रेट्स हो गए ना, उनको कभी भी बढ़ा सकते हैं या कभी भी घटा सकते हैं। वो क्या होगी? जब हमारी कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी चल रही होती है ना, जिसमें मनी सप्लाई को कम कर देते हैं भाई कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी चला के। और अकोमोडेटिव, जिसमें हम
मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, मतलब एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी ये होते हैं भाई। या ये कई कभी भी आपके पास फ्री में आ सकता है भाई, सो ध्यान से करना भाई इसको। अगला हमारा सीईसी रिमूवल। सीईसी रिमूवल क्या है भाई, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है ना, उनके रिगार्डिंग एक रिमूवल प्रोसेस चल रहा था, तो उसी के उनको ना अभी क्या, जो हमारे ओम बिरला जी जो हमारे स्पीकर हैं और जो हमारे चेयरमैन हैं राधा कृष्ण जी, उन्होंने ना उसको रिजेक्ट कर दिया भाई, जो हमारा वो चल रहा था ना प्रोसेस। तो क्या कहते हैं, कैसे हमारा सीईसी को रिमूव कर सकते हैं भाई। जो हमारे इलेक्शन है ना, जिनको जो इलेक्शन को करवाते हैं, वो हमारे होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन प्लस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस में टू इलेक्शन कमिश्नर। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव किया जा सकता है भाई, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना, उनको रिमूव किया जा सकता है ना, ऐसे ही हमारे सीईसी को रिमूव कर सकती है। किन बेसिस पे, किन ग्राउंड पे, एक तो प्रूवन इनकेपेसिटी, एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इन दोनों पे ही हम इनको रिमूव करते हैं। और कैसे रिमूव करते हैं, जो हमारा जजेस एक्ट है ना 1968 का, उसमें जो भी प्रोविजन दिया है ना सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए, उन्हीं के उस पे हम जो हमारे सीईसी है ना उनको रिमूव करते हैं। सीईसी कैन बी रिमूव ऑन द सेम मैनर ऑन द ग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। जो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव करते हैं ना, ऐसे ही हमारे सीईसी को रिमूव कर सकते हैं भाई। और जो अदर जो प्लस में दो इलेक्शन कमीशन होते हैं, उनको बस हमारी रिकमेंडेशन होती है हमारी सीईसी की, उस बेसिस पे हम इनको रिमूव कर देते हैं। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनको कौन अपॉइंट करता है भाई, और उन तीनों कितने पर्सन होते हैं उनमें अपॉइंटमेंट कमेटी में, और कौन कौन होते हैं उनका नाम आप कमेंट में बताइए। मैं बता देता हूँ, 3 पर्सन होते हैं भाई, जिसमें एक हमारे प्राइम मिनिस्टर है, दो आप बताइए कौन कौन है। जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल किस ग्राउंड पे कर सकते हैं भाई, एक तो प्रूडमिसी बिहेवियर, एक इनकेपेसिटी। और कैसे करते हैं, जो हमारे जज इंक्वायरी एक्ट में जो प्रोसेस दिया हो ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का, उन बेसिस पे हम इनको रिमूव कर सकते हैं भाई। जो जो हमारा रिमूवल क्वेश्चन है वो कौन से भी हाउस में लाया जा सकता है। 100 मेंबर के साइन चाहिए अगर हम उसमें लोकसभा में लाते हैं, 50 के चाहिए जब हम राज्यसभा में लाते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे स्पीकर हो या चेयरमैन ना, उनके पास जमा करवाना पड़ता है, और वो उनके पास एक अथॉरिटी होती है, वो उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। फिर एक 3 मेंबर कमेटी बनती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के जज और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, कोई भी हो सकती है भाई, वो उस कमेटी बनती है। फिर वो सर्च करते हैं, अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो उन्हें हमारे पास जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके बाद उस पे वोटिंग होती है भाई, कौन सी वोटिंग, स्पेशल मेजोरिटी वाली। और वोटिंग के बाद जो हमारे प्रेसिडेंट है वो उन्हें रिमूव कर देते हैं भाई। ये था हमारा सीईसी का रिमूवल प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे जस्टिस एस सी वर्मा है ना, उनके रिगार्डिंग भी रिमूवल प्रोसेस चल रहा था, तो आप है ना इसको कवर करके जाइए लक्ष्मीकांत में से, एज वेल एज करंट अफेयर में से पढ़ के जरूर जाना भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। अगला हमारा स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, मतलब हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो तो स्टैगनेंट हो जाए, और जो हमारा इन्फ्लेशन है ना वो इंक्रीज होता जाए। ऐसा कब हुआ था भाई, जैसे हमारा कोरोना वाला टाइम था ना, कोरोना में क्या था, जो हमारी ग्रोथ है ना, जो हमारी कंट्री की ग्रोथ थी वो तो एक जगह स्टेबल हो गई थी, और हमारा इन्फ्लेशन था ना, जो हमारा इन्फ्लेशन था वो इंक्रीज हो रहा था। क्यों, ऐसा क्यों होता भाई, जैसे कोरोना के टाइम पे सभी अपने घर पे बैठे थे भाई, जो कोरोना के टाइम पे है, एक मिनट, जैसे कोरोना चल रहा था तो सभी अपने घर पे थे भाई, तो हमारा जो प्रोडक्शन था तो वो हो नहीं रहा था, बिल्कुल जीरो था, हमारी ग्रोथ थी वो हो नहीं रही थी, और डिमांड हम सभी कर रहे थे। जो हमारी डिमांड थी, सभी की डिमांड थी भाई, सभी को चीज़ तो चाहिए थी ना, जो भी एसेंशियल जो जो चीज़ होती है वो सभी को चाहिए थी। तो इसी के रिगार्डिंग अगर उनकी जब सप्लाई थी, सप्लाई होगी बिल्कुल कम, क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा, और डिमांड होगी भी ज़्यादा, तो इसीलिए हमारा इन्फ्लेशन भी हो रहा था, और एज वेल एज हमारी ग्रोथ भी स्टेगनेंट थी। तो स्टेगनेशन क्या है भाई, एक इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ना वो स्टेगनेंट हो जाती है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है और हाई इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, इसी यही मैंने बताया कि जो हमारी जो ग्रोथ थी ना वो स्टेगनेंट हो गई थी, और इन्फ्लेशन हमारा हाई हो गया था। सो इसके रीज़न क्या है भाई, कैसे हो सकता है हमारा स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन हो सकता है हमारे एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन, जो कि हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अभी चल रहा है ना, उसके रिगार्डिंग। जो इनपुट कॉस्ट सर्जेज, रैपिड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, जिससे हम जो हमारा रॉ मटेरियल है ना उसके प्राइस एकदम से इंक्रीज हो जाए, तो इन्हीं वजह से हमारा जो स्टैगफ्लेशन है ना वो हो सकता है भाई, डायरेक्ट प्री में इफेक्ट आ सकता है भाई। अगला हमारा लेबनान न्यूज़ में है, क्योंकि जो 10 पॉइंट पीस प्लान था ना डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग जो इजराइल ने ना मना कर दिया कि वो लेबनान पे रोकेंगे नहीं भाई फायरिंग को।
तो लेबनान की आपको लोकेशन पता होना चाहिए। लेबनान अपनी लोकेशन कहाँ पे, जो हमारी बॉर्डर है वो कहाँ पे ऑन करता है, मेडिटेरियन सी में। ये सीरिया हो गया, ये इजराइल हो गया, ये गोलन हाइट्स, और ये ऊपर सीरिया के ऊपर है तुर्की है। तो ये हमारे लेबनान है। इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज, इसका आप कमेंट में बताइए। तो ये था आपका सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।